Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 1 tracing changes through 1,000 years. यानी कि हजारों साल में इस हजारों साल के टाइम ऑफ पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए वो देखने वाले हैं. चेंजेस कहाँ पे आए, इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए ये देखने वाले हैं इस चैप्टर में हम. तो शुरू करते हैं. टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2. हमारे यहाँ पे बुक में 2 मैप दिए हुए हैं. एक तो मैप ये रहा, ये मैप नंबर 1 है और ये मैप नंबर 2 है. तो ये 2 मैप देख रहे हो ना, ये दोनों मैप. ओके, मैप 1 was made in 1154 CE by अरेब जियोग्राफर अल अदरीसी. बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैप बनाया हुआ है इसको 1154 में बनाया था. किसने बनाया था? एक अरब के जियोग्राफर थे, उनका नाम था अल अदरीसी. उन्होंने ये वाला जो मैप है वो बनाया था. द सेक्शन प्रोड्यूस्ड Here is a detail of the Indian subcontinent from his large map of the world. वर्ल्ड के मैप में इस सब कॉन्टिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है. सब कॉन्टिनेंट तो आप पता ही है, हमने 6th क्लास की बुक में भी देखा था. सब कॉन्टिनेंट में आ जाता है हमारा जो इंडिया है. इंडिया के साथ जितने भी ये बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, ये जो आज ये पाकिस्तान है, ये जब सभी हिस्से को हम सब कॉन्टिनेंट का नेम देती हैं. ये सब कॉन्टिनेंट को लार्जर मैप दिखाया गया है, वर्ल्ड मैप से ही लिया गया है. और ये जो मैप नंबर 2 है, ये वाला जो मैप नंबर 2 है, इसको बनाया है. इसको क्या बनाया है? द सेक्शन मैप 2 was made in 1720. ये जो मैप बनाया गया है, जो ये जो सेकंड मैप है, इसको 1720 में बनाया गया है. इसको बनाया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने. किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू दे आर ऑफ सेम एरिया. ये और ये जो सेकंड मैप है, ये यहाँ पे जो मैप है सेकंड पेज पे, इस मैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चाहे ये एक ही प्लेस का एरिया का ये मैप है. इन अल Adrisi's map, South India is where we would expect to find a North India and Sri Lanka is the island at the top. तो यहाँ पे जैसे हम देखो, ये देखो, हम अपना मैप ऐसे से बनाते हैं. ये यहाँ पे ऐसे होता है, इधर से ऐसे होता है, और ये वैसे हमें ना ऐसा मैप देखने की आदत पड़ चुकी है. और यहाँ पे होता है श्रीलंका, है ना, और हम ऐसे ही देखने के आदी हो चुके हैं. मगर ये जो मैप है ना, ये वाला जो मैप है, ये इस तरीके से, ये जो श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका टॉप पे दिखाया गया है. ओके, इसको ऊपर दिखाया गया है. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. और जो ये प्लेस के नेम है वो अरेबिक लैंग्वेज में बताए गए हैं. तो ये जो मैप नंबर 1 है, इसके बारे में थोड़ी सी ये बॉक्स में नॉलेज दी हुई है. अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल अदरीसी इन 12th सेंचुरी में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था अल अदरीसी ने, शोइंग द इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी. इसको वो लैंड टू सी, यानी कि ये देखो, ये जैसे हमारा ये देखो, ये लैंड है ना जो सारा, और इधर सी है. लैंड टू सी यानी कि इधर को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने ये मैप को. और ये कार्टोग्राफर हमने बात की थी ना, इसको जो सेकंड मैप है ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था. कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप्स बनाता है. ओके, तो ये जो मैप है, ये द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी का मैप है. एटलस नोवियो ऑफ द गोलेमी जे ILC. पता नहीं, ये मेरे को ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है, सॉरी फॉर दैट. एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक अ कन्नौज इन उत्तर प्रदेश. स्पेल इन मैप इज अ क्यों से उसका चाहे प्रोनाउंसिएशन सेम है, कन्नौज लिखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक इलाका है. उसको इस में अच्छे से मतलब बताया गया है. ये जो मैप नंबर 2 है, इसको लगभग 600 साल बाद बनाया गया था, जो मैप 1 है.
ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज़ चेंज कॉन्सिडरेबली। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें चेंजेस होती रही हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होती ही रहती हैं, है ना, हर एक जैसे जोग्राफिकल चेंजेस भी होती रहती हैं, है ना, इसीलिए ये जो मैप में भी हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। दिस मैप सीम्स मोर सिमिलर टू अस, ये जो सेकंड मैप है हम इससे ज़्यादा फैमिलर हैं। एंड कोस्टल एरिया इज पर्टिकुलरली आर अ सुपर सरप्राइजिंगली, ये जो कोस्टल एरिया क्या होता है, जो समुंदर के साथ मिलता समुंदर के साथ मिलता है ना, ये जो इलाका, उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। इसको बहुत डिटेल से इसमें बताया गया है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर, ये जो यूरोप के सेलर्स थे वो इस मैप को यूज़ करते थे, और जो मर्चेंट्स थे जो वोएजिस पे आते थे यानी कि समुद्री यात्रा पे आते थे वो इस मैप का यूज़ करते थे। ओके, अब है equally important is the fact that the science of cartography differently in two periods। तो हम देख सकते हैं भी कितना डिफरेंस है कैटोग्राफी में, मैप को ड्रॉ करने में। when historians read documents, जब हिस्टोरियंस हैं जब वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स रीड करती हैं, मैप रीड करती हैं और टेक्स्ट रीड करते हैं जो भी पास्ट में अवेलेबल होती हैं, they have to be sensitive to the different historical background। तो ये बहुत उनको ये सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम नहीं होता सबका, है ना। द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस, जिस टेक्स्ट से वो पढ़ रहे हैं पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, उसको बहुत वो सेंसिटिव होते हैं क्योंकि सबकी जो परसेप्शन होती है वो सबकी अलग होती है। आगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। If the context in which information is produced change with the time, what about language and meaning? अगर हम बोल रहे हैं चलो ये इंफॉर्मेशन है ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, मगर हम अगर बात करें लैंग्वेज की और मीनिंग की तो जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अब इतनी ज़्यादा लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं, विच हैव चेंज कॉन्सिडरेबली ओवर द ईयर। ये जो लैंग्वेज में भी हमें पता है चेंजेस होते ही रहते हैं। जैसे मेडिवल की जो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, यानी कि जो मेडिवल पर्शियन लैंग्वेज है और जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर द टाइम। ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर ग्रामर के रूल हैं और वोकेबलरी वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर जो वर्ड है उसके मीनिंग भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहती हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान, अगर हम इसकी एग्जाम्पल में एक टर्म लें हिंदुस्तान, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज अ इंडिया, हिंदुस्तान का आज हम ये मतलब समझते हैं कि ये इंडिया की बात हो रही है। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो कि एक मॉडर्न टाइम में एक नेशन है, एक स्टेट है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century by a Minhaj ए सिरताज, a chronicle who wrote in Persian। मगर 13th सेंचुरी में क्या हुआ, 13th सेंचुरी में एक क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को लिखते हैं उसको बोलते हैं क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल थे, उनका नाम था मिनहाज ए सिराज। उन्होंने लिखा क्रॉनिकल, वो लिख रहे थे पर्शियन लैंग्वेज में। ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उनके लिए वो ये जो मिनहाज ए सिरताज हैं उनके लिए जो हिंदुस्तान वर्ड इसको वो यूज़ करते थे उस लैंड के लिए जो पंजाब, हरियाणा और जो गंगा एंड यमुना के बीच में जितनी भी लैंड है उसको वो इंडिया और हिंदुस्तान कंसीडर करते थे। He used the term in a political sense for land that were a part of a domination of the Delhi सल्तनत। तो क्या जी उसके बाद पॉलिटिकल सेंस में इस लैंड को हिंदुस्तान बोला जाने लगा जो दिल्ली सल्तनत जिस लैंड पे डोमिनेट करती थी। The area included in this term shifted with the extent of the sultanate, but the term never included South India। तो इसमें जिसमें हम जो हमारा साउथ वाला हिस्सा है, साउथ वाला जैसे ये वाला हिस्सा साउथ का है
और ये जो ऊपर ये यानी कि दो हिस्से कर दें, ये वाला नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये साउथ वाला हिस्सा, ये साउथ वाला है और ये नॉर्थ वाला हिस्सा है। और ये इसमें जो बहुत से क्रॉनिकल्स ये जो साउथ वाला इलाका है इसको इंक्लूड ही नहीं करते, टाइम टू टाइम चेंजेस होते ही रहते हैं जी। ओके, और ये क्या है, द एरिया इंक्लूडेड दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट नेवर टर्म इंक्लूडिंग द साउथ इंडिया। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, मगर अगर हम बात करें अर्ली 16th सेंचुरी की, बाबर used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent। जो बाबर थे, बाबर बहुत राजा हुए हैं ये, और ये मुगल रूलर हुए हैं। बाबर ने ये हिंदुस्तान वर्ड उन्होंने यूज़ किया उस जोग्राफी को, उस एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसकी जो जोग्राफी, फोना एंड जितने भी जाने कि उसकी वनस्पति है जहाँ पे, ठीक है, उस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। As we will see later in the chapter, this was a somewhat similar to the way the 14th century poet, जो 14th century के जो पोइट थे जिसका नाम था अमीर खुसरो, use the word हिंद। उन्होंने, जो अमीर खुसरो है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, उन्होंने वर्ड यूज़ किया हिंद। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today। तो आज अगर हम पॉलिटिकल तौर पे अगर देखें तो ये जो हिंदुस्तान वर्ड है इसको हम पॉलिटिकली और नेशनली इसको यूज़ नहीं करते। और अब हम अगर पॉलिटिकल तौर पे देखें, हम इसको इंडिया वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, हिंदुस्तान वर्ड हम इसको पॉलिटिकल और नेशनल तौर पे हम हिंदुस्तान वर्ड यूज़ नहीं करते। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज्ड बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। अब जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्ट्री लिखने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उनको ये टर्म को बहुत केयरफुली यूज़ करना होगा, क्योंकि ये जो टर्म है इंडिया और हिंदुस्तान, ये इनके डिफरेंट मीनिंग रहे हैं पास्ट में, बीते हुए समय में। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक अ फॉरेनर। अगर हम एग्जाम्पल लें, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लें फॉरेनर की, फॉरेनर तो ठीक है, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज हम इस वर्ड को, फॉरेनर वर्ड को, उस व्यक्ति के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता। ओके, इन द मेडिवल पीरियड, मगर मेडिवल पीरियड में द फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और अ कल्चर। तो मेडिवल हिस्ट्री में क्या हुआ करता था कि फॉरेनर उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता था जो अजीब सा होता है, जिसको सोसाइटी और कल्चर का नहीं माना जाता, उसका पार्ट नहीं माना जाता, जिसको वो परदेसी बोलते हैं ना, जो उस सोसाइटी का नहीं है, और उसको उस पर्सन को पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी बोलते हैं। जैसे कि जो सिटी ड्वेलर हैं, जो एक सिटी में रहने वाले हैं, माइट हैव बीन रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जैसे कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको वो फॉरेनर बोल सकते हैं, बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर। दो पीजेंट एक ही विलेज में रहने वालों को हम फॉरेनर नहीं बोल सकते। टू ईच अदर ईच तो दे मे हैड डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उनका डिफरेंट कास्ट हो, डिफरेंट रिलीजन हो, मगर फिर भी एक ही विलेज के लोगों को हम फॉरेनर नहीं कहेंगे। और अगर कोई और प्लेस से आया है और विलेज से आया है, उसको वहाँ पे अजनबी और परदेसी बोलते हैं ना, ये जो वर्ड, तब ये मेडिवल पीरियड में इसको फॉरेनर वर्ड यूज़ किया जाता था। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, जो हिस्टोरियंस हैं, जैसे कि किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, तो भाई हिस्टोरियंस को कैसे इंफॉर्मेशन मिली है, ये जो हम सबको इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, हमारी बुक में पढ़ रहे हैं, क्या क्या सोर्स रहे हैं, ये पढ़ने वाले हैं। Historians use different type of source to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। तो जो हिस्टोरियन
कि जो भी सोर्स होती हैं, जिन सोर्स से वो कुछ लर्न करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड के स्टडी कर रहे हैं और किस नेचर में, किस चीज़ के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे पिछले साल की बात है, एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा था ना गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हमने हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था। और इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट, इस बुक में हम रीड करने वाले हैं 1000 ईयर्स, फॉलोइंग 1000 ईयर्स, उससे बाद हर्षवर्धना के बाद के जो बाद के साल हैं, रफली हम 700 से लेकर 1750 का जो 1700 का जो पीरियड है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं इस बुक में, 7th क्लास की हिस्ट्री बुक में। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, यानी कि कंटिन्यूस सोर्स यूज करते हैं हिस्टोरियन इस पीरियड को स्टडी करने के लिए। दे स्टिल रियली ऑन कॉइन्स, इस पीरियड में भी वो कॉइन्स के ऊपर, इंस्क्रिप्शन के ऊपर, आर्किटेक्ट और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। बट देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सीवर डिसकंटिन्यूटी, मगर बहुत समय ये इसमें हमें डिसकंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है। द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और जो बाकी इंफॉर्मेशन थी वो डिस्प्लेड होनी शुरू हो गई। तो दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, क्योंकि इस पीरियड में जो पेपर है वो बहुत चीप हो गया था, यानी कि सस्ता हो गया था और ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई थी। पहले के ज़माने में एंशिएंट हिस्ट्री में, जाने कि हमने एंशिएंट टाइम में 6th क्लास में पढ़ा था कि जो पेपर नहीं थे, पाम लीफ वगैरह पे, बर्क वगैरह पे, बिर्च वगैरह पे लिखा जाता था। पीपल यूज्ड इट टू राइट हॉली टेक्स्ट, जो अब पेपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए थे, इजीली मिल जाते थे, चीप हो गए थे, सस्ते हो गए थे, इसीलिए लोग जो हॉली टेक्सेस हैं, हॉली टेक्सेस यानी कि पवित्र धार्मिक जो टेक्सेस हैं, क्रॉनिकल्स हैं रूलर्स की, लेटर्स हैं, और जो टीचिंग है सेंट्स की, पटिशन है, जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, और जो रजिस्टर्स ऑफ द अकाउंट्स टैक्स, इस सभी को पेपर्स के ऊपर लिखा जाने लगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर collected by the wealthy people, ruler, monasteries and temples। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो भी हाथ से लिखा हुआ था, उसको कलेक्ट किया जाने लगा। किससे? जो वेल्दी लोग हैं, रूलर हैं, और जो मोनास्ट्रीज में रहने वाले हैं, और वहाँ से, और टेम्पल्स में से। दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी, वो जो जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट थे उन सभी को एक लाइब्रेरी में रखा गया, उनको लाइब्रेरीज में रखा गया और आर्चीव्स में रखा गया। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historian, but they are also difficult to use। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट आर्चीव्स में और लाइब्रेरी में संभाल के रखे थे, इन मैन्युस्क्रिप्ट से हमें, इन डॉक्यूमेंट से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और हिस्टोरियन के लिए मगर इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देयर वॉज अ नो प्रिंटिंग प्रेस, चाहे पेपर चीपर हो गया था इस समय में, मगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे भाई। इन दोज डेज सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, स्क्राइब्स होते हैं लिखने वाले, वो देखकर किसी और टेक्स्ट को लिखकर और किसी पन्ने पे उतारना शुरू हो गया था, ठीक है, बाय हैंड, हाथ से ही वो लिखा करते थे। इफ यू हैव एवर कॉपीड इन अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। ये बात ना आप अपने के ऊपर लगा के देखो, अगर आपने चलो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आपने वर्क करना है और आपने अपनी फ्रेंड की नोटबुक ले ली, शायद आपको कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा, शायद उसकी हैंडराइटिंग आपको समझ में ना आए, उसके लिखने का तरीका कुछ और हो, क्योंकि जैसे सपोज करो, चलो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई आर ऐसे लिखता है, कोई छोटा ऐसे लिखता है ना, और ये छोटी जब ना कर्सिव में लिखता है, कोई आर ऐसे लिखता है, डिफरेंट तरीके से ये आर लिखते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारी जनी मिस्टेक क्रिएट हो सकती हैं। तो ये क्या होता था, सम टाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, तो आपके साथ ऐसा होता है ना
कभी आप अपनी जो फ्रेंड की हैंड राइटिंग है उसको लिख नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही है, आपको रीड नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करते हो आप गेस लगा लेते हो अपनी तरफ से और लिख देते हो, है ना। एज अ रिजल्ट देयर आर अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन यू कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स वर्क। तो इससे क्या है जी, हमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा जो आपने काम किया है और आपके फ्रेंड में ने काम किया है। ऐसा ही सेम मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपीज होती थी उनके साथ भी सेम होता था। एज स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट, जो स्क्राइब्स है लिखने वाला है, जो वो हाथ से लिखता है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, वो भी स्मॉल चेंजेस अपनी तरह से गेस लगाने वाले, जैसे आप गेस लगाते हैं वो भी गेस लगा देते हैं, है ना। अ वर्ड हेयर सेंटेंस देयर, तो ये वो कर देता है। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर अ सेंचुरी ऑफ अ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द of the same text become a substantial different from a one another। तो होता क्या है, ये जो डिफरेंस है ना, तो इतने सालों तक ये कॉपी ऐसे ही चलता रहा हैंड से लिखना, तो क्या है जी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आ गए। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हिस्टोरियंस को, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है ना, जो ऑथर ने लिखा है, वो अवेलेबल नहीं है। वी आर टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। हम सिर्फ डिपेंड करते हैं उन कॉपीज के ऊपर जो स्क्राइब्स ने प्रोड्यूस की हैं, लिखी हैं। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट। इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं उनको अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को, उनकी वर्जन को, सेम टेक्स्ट के, क्योंकि गेस लगाते रहते हैं ना, पढ़ना पड़ता है जो उन्होंने लिखी हैं। On occasion, author revised their chronicles at a different time. The 14th century chronicles, 14th century के एक क्रॉनिकलर हैं जो क्रॉनिकल्स, पता तो आपको क्या है, जो हिस्ट्री लिखता है, उसका नाम है ज़ियाउद्दीन बरानी। ज़ियाउद्दीन बरानी, ये याद रखना है, ज़ियाउद्दीन बरानी है। उन्होंने क्रॉनिकल्स लिखी थी, फर्स्ट क्रॉनिकल लिखी थी 1356 एंड अनदर वर्जन 2 लेटर आफ्टर। तो ये जो ज़ियाउद्दीन बरानी है, इन्होंने जो क्रॉनिकल लिखी थी, एक तो लिखी थी 1356 में, और उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने फिर लिखी थी, क्या प्रोड्यूस की, द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये चाहे दोनों एक ही ऑथर ने लिखी है, मगर फिर भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1960। मगर जो हिस्टोरियंस हैं उनको 1960 तक इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये इसका फर्स्ट वर्जन भी है। इट रिमीन्स लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। ये ऐसा माना जाता है, ये जो इन्होंने ज़ियाउद्दीन बरानी का क्रॉनिकल वर्क है, फर्स्ट क्रॉनिकल वर्क है, वो लॉस्ट हो गया है लाइब्रेरी में। ओके, ये देख लेते हैं। पहले यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, ये देखो आर्चीव क्या होता है। आर्चीव्स क्या होती हैं? अ प्लेस वेयर अ डॉक्यूमेंट्स एंड अ मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे ऑल नेशनल स्टेट्स गवर्नमेंट हैव आर्चीव। जितने भी चाहे नेशनल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो आर्चीव में रखती हैं अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और जो ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं वो। और ये जो फिगर देख रहे हो ना आप, पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब्स मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ऐसे जैसे मैंने बताया ना आपको, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे किया जाता था, के कॉपी किया जाता था दूसरी, ये देखो दूसरे की नोटबुक में से देखकर, और फिर ये अपना उतार रहे हैं, ऐसे जैसे हम होमवर्क करते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ इट्स दिस पेंटिंग इज ओनली, ये जो पेंटिंग है ना, ये सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज, इसका ये साइज है। बिकॉज ऑफ इट्स साइज, ये इसका जो साइज है ये बहुत छोटा है, इसीलिए इसको मिनिएचर बोलते हैं। जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, समटाइम्स यूज टू इलिस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो पेंटिंग है ये मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पे यूज की जाती हैं। दे वर सो ब्यूटिफुल दैट लेटर कलेक्शन ऑफन टुक द मैन्युस्क्रिप्ट्स अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट अ मिनिएचर। तो उसके बाद यानी कि इसको बेचा भी गया इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को। तो ये देख रहे हो ना आप, ये जो फिगर 2 में आपको ये देखो, ये और ये 2 पिक्चर आप ध्यान से देखो अपनी बुक में। तो ये क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ अ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ अ पर्शियन एंड अरेबियन डिफिकल्ट।
नेस्थैलिक स्टाइल, एक तो ये जो लेफ्ट में है ये वाला जो स्टाइल है ये है नेस्थैलिक स्टाइल, इज अ कर्सिव एंड इजी टू रीड, ये वाला स्टाइल इजी है रीड करने में, ओके। एंड इज द और द शिकास्ते, और ये जो ये वाला है ये वाला इज अ डेंस एंड अ मोर डिफिकल्ट, और ये सेम लैंग्वेज है मगर इसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है और इससे भी बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने देख लिया। आगे ये चैप्टर है, यहाँ से हम ये जो चैप्टर है ना न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। जितना भी हमने पढ़ा है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप ग्रुप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली solve your problem. Thanks for listening. God bless you.